हेलो बच्चों, अगर चाहते हो कि कंप्लीट नॉलेज मिले इस चैप्टर की तो वीडियो को स्किप मत करना। ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही आसानी से कैसे वाटर बनता है, कैसे किसी गैस की पहचान की जाती है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और टॉपिक होगा क्रिस्टल क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बहुत ही इजी वे में हर चीज़ को पढ़ते चले जाएंगे। पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, देखो काम काम की चीज़ों को ना समझ के चलना, एक बार में समझ जाओगे फिर टेंशन नहीं होगी भाई। क्या बन रहा है? देखो, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक कुछ नया बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। सिंपल सी बात समझो भाई, आपने एक कप चाय बनानी है, चीनी का टेस्ट अलग, दूध का टेस्ट अलग, पानी का टेस्ट अलग। ठीक है, अब जब उसे पकाओगे ना तो जो चाय का टेस्ट है ना वो बिल्कुल अलग होगा, वो दूध के जैसा नहीं होगा, पानी के जैसा भी नहीं होगा और चीनी के जैसा भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या बना? कुछ न्यू बना, देखो, और उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग हैं। इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो उसने ये बताया है न्यू प्रॉपर्टीज विद न्यू सब्सटेंस। ठीक है, अब जो चाय बनाने के लिए डाला है उसे कहते हैं बच्चों इंग्रेडिएंट या फिर इनपुट। ठीक है, और जो रिजल्ट निकल के आया उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, उसे प्रोडक्ट बोलेंगे और उसे आप इनपुट बोल रहे हो, जो कि हमने रिएक्टेंट, सॉरी, जो उसमें आपने डाला है उसे रिएक्टेंट कहते हैं और जो मिल के मिला है हमें बनने के बाद उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब होता क्या है केमिकल रिएक्शन में? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन काइंड, एटम्स ऑफ वन काइंड डू नॉट चेंज। एटम कभी चेंज नहीं होंगे, वो क्या होते हैं? बस रीअरेंजमेंट हो जाता है, एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है। पहले जो एटम वाटर के साथ था अब वो किसी और के साथ मिल गया, मतलब कुछ नया बन गया। ये बात समझ में आती है? एटम ऑफ वन काइंड डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते। बस क्या हो जाता है बच्चों? एटम का रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। पॉइंट को याद रखना अच्छे से, गलत नहीं होगा। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो रिजल्ट क्या बना? न्यू सब्सटेंस, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, और विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ इसमें? सबसे पहली बात, न्यू एटम्स। ठीक है, नो न्यू एटम, कोई नया एटम नहीं, ना तो क्रिएट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसका रीअरेंजमेंट हम करते हैं बच्चों। एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझिए। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। ओके, अब बात करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल जो सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है हमारा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका वीडियो भी अभी देखेंगे कैसे चलता है, ये बहुत मज़ेदार वीडियो है मेरे पास। तो ये जब चलता है तो बनता क्या है? पहले इस डायग्राम को देखो, ये हम एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको जला रहे हैं। ठीक है, ये जल रहा है कितने, एक तो सबसे पहले बच्चों इसका कलर देखो, बहुत ही डेजलिंग वाइट, जैसे वेल्डिंग होता है ना, इतना वो तेज उसमें से निकलती है, आंखों पे भी वो दिखता नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही ये हमारा जल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो ये जलने के बाद नीचे गिर रहा है, देखो ये वाइट पाउडर है, इसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। बात समझ में आई? इसका वर्ड इक्वेशन देखो, इसका वर्ड इक्वेशन क्या हुआ? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। भाई किसी भी चीज़ को जलने के लिए बच्चों ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो बाई हिडन है। जब आप किसी चीज़ को जलाओगे तो ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अगर कुछ चीज़ जल रही है ना खुले में, तो समझ लो उसमें ऑक्सीजन आना ही आना है, ये चीज़ ध्यान रखना। और हीट कर ही रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा है? हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब इसका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो Mg2 मतलब 2Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये जो MgO है यही हमारा वाइट पाउडर है। बात समझ में आई? तो ऑब्जर्वेशन क्या किया आपने इसमें? मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग, चमकदार, ये इसने काम की बात बताई। भाई कैसे चलता है ये पूछ लेता है एग्जाम में। ये जो जितने भी मैंने इसमें ब्लैक पॉइंट और रेड पॉइंट हाइड किए हैं ना, ये जो इसको हाईलाइट किए हैं, ये ध्यान से आप समझना, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भर भर के मिलेंगे आपको। कलर कैसा होता है मैग्नीशियम रिबन जब वो जलता है, कैसी फ्लेम के साथ जलता है? तो डेजलिंग, चमकदार वाइट फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, जो पाउडर बनता है उसका क्या नाम है भैया? पाउडर का नाम है भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो चीजें डली, इंग्रेडिएंट क्या हुए? दो, एक तो हुआ मैग्नीशियम, हुआ ऑक्सीजन, मिला क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, मैग्नीशियम ऑक्साइड
अलग है। तो ये जो अभी हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था ना, तो क्या हुआ भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज न्यू सब्सटेंस, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होंगी, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी एकदम अलग है मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से। तो चलिए अब मैं तुम्हें इसका वीडियो दिखाता हूँ। देखिए इस वीडियो में ये मैग्नीशियम का एक रिबन है। जैसे ही हम इसको जलाते हैं, ये देखिए कितना चमकदार फ्लेम के साथ जल रहा है, और ये जो पाउडर फॉर्म में वाइट कलर का ऐश, इसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। वीडियो में क्लियर होना चाहिए, तो आई होप इट इज़ अंडरस्टैंड। तो चलिए, तो गाइस आपने मैग्नीशियम रिबन का दहन देख लिया है, हमने उसको जला डाला है, और जो व्हाइट कलर का पाउडर था वो भी हमने बहुत आसानी से देख लिया है। तो अब जल्दी से टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो अब एक बात और है, जब इस मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं ना, तो पहले वो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। इसको जलाने से पहले ना सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? क्लीन इसलिए किया जाता है, जरा समझो। बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर उसको साफ कर देता है। रीजन समझना बहुत ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अगर वो रखा हुआ है ना बच्चों एयर में, बाहर जैसे कोई भी चीज़ रखी हुई है, तो वो स्लोली स्लोली क्या करता है, उससे रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। इससे क्या होता है? इससे होता है एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। ये पहले ही एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और बच्चों पहले ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो वो फिर सही से जल नहीं पाता है, वो जलने में परेशान होता है। तो दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर क्या करती है? प्रिवेंट मैग्नीशियम रिबन फ्रॉम बर्निंग, इसे जलने ही नहीं देती है। तो इसीलिए अगर इसको एक्सपेरिमेंट करना है तो सबसे पहले इस प्रोटेक्टिव लेयर को हमें रिमूव करना पड़ेगा। देयरफॉर, फिर लिखना देयरफॉर क्या करते हैं, देयरफॉर रिबन विद रिबन क्लीन विद सैंड पेपर। क्या करने के लिए? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, ध्यान से लिखा ना, ठीक है। चलिए भाई आगे, फिर अच्छे से जलेगा ये, फिर इसका रिजल्ट होता है। तो जल्दी से हमने इसमें देख रहा मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है। ये आपके पॉइंट हैं, आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बना लीजिए। और जिसको पीडीएफ इसका चाहिए होगा वो मुझे व्हाट्सअप नीचे कमेंट में बता देना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में फिर डाल दूंगा उसका पीडीएफ का लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो पता कैसे चलेगा कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है? कि जैसे पानी उबल रहा है, स्टीम बन गया, भाई ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं? तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए 5 चीज़ें अगर हो रही हैं, पांचों की पांचों नहीं, कोई एक भी अगर हो रही है, एक से ज़्यादा हो रही है, 2 हो रही हैं, 3 हो रही हैं, पर इनमें से ही कुछ हो रहा है, तो ही वो केमिकल रिएक्शन है। पहली क्या है? पहली है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। गैस में बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शन होएगी तो भाई उसमें से गैस निकल सकती, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। पॉइंट है, नोट कर लेना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट पीपीटी पीपीटी बनाई है ना आप लोगों ने। एन इनसोलेबल सॉलिड, जो नीचे बैठ जाता है ना, सॉलिड जो घुलता नहीं, जैसे चाय में पत्ती, तो ये प्रेसिपिटेट पीपीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में बच्चों, पीपीटी। तो प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म्ड एक पीपीटी बन सकता है। और क्या हो सकता है? चेंज इन कलर। कलर, भाई मेरे को चाय अच्छी नहीं लगती, पर मैं चाय का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल चाय पसंद करते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं दूध की, तो दूध का कलर वाइट होता है और चाय का कलर अलग ही हो जाता है, ब्राउन कलर, ठीक है। तो चेंज इन कलर, द कलर ऑफ क्या होता है, रिएक्टेंट में चेंज इनटू द कलर ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो कलर भी चेंज हो सकता है इस केमिकल रिएक्शन में। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर 2 तरीके से होता है, या तो टेम्परेचर दिया जाता है केमिकल रिएक्शन में, या फिर का टेम्परेचर ऑलरेडी उसमें से निकलता है, हीट प्रोड्यूस हो सकती है या हीट उसमें दी जाएगी, ये 2 काम। हीट में भी इवोल्व, इवोल्व मतलब या तो उसमें से खुद ही हीट निकलेगी जब वो रिएक्शन होएगी, ठीक है, या फिर उसमें हीट हम डालते हैं। चेंज इन स्टेट, स्टेट बाई वो फिजिक्स, जो फिजिकल स्टेट हैं तीनों में से कोई भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। अब नोट को जरा देख लेना। अ केमिकल रिएक्शन में शो वन और मोर ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, नॉट एवरी केमिकल रिएक्शन एग्जिबिट ऑल ऑफ देम। ऐसा मत समझ लेना कि पांचों ही होना जरूरी है, ऐसा नहीं है, कोई 1-2 हो जाएगा तो उसी से पता चल जाएगा ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब जल्दी से हम देखते चले जाते हैं भाई। पहला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन। तो ये हमें याद भी रखने हैं।
इवोल्यूशन ऑफ गैस एग्जाम्पल है हमारे पास जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम डालते हैं, सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जिसकी करेक्टरिस्टिक है वो गैस को इवोल्व करती हैं, उसमें से गैस निकलती हैं। तो उसी में बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती ही निकलती है जब ये रिएक्शन होती है भाई। तो ये देखो डायग्राम, ये हमारा इसमें ये जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने मिलाया, और ये जो बबल्स है ना, ये जो दिख रहे हैं बबल्स, ये आपके हाइड्रोजन गैस के हैं। अब इसमें हाइड्रोजन गैस का तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। कैसे पता चलता है भैया गैस हाइड्रोजन है? कोई हम इसे सूंघ के तो बता नहीं सकते, ठीक है, और ना उसे पी सकते हैं। कैसे पता चले कि कोई गैस हाइड्रोजन है? ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी गैस है, अमोनिया और कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो सिलेबस में 3 टेस्टिंग है, एक हाइड्रोजन का टेस्टिंग, एक कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्टिंग, एक ऑक्सीजन का। उससे ऑक्सीजन का सबको पता है, ये प्रिवेंट वो करती है, जलने में हेल्प करती है, इट सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हम अभी देख लेंगे। पहले इसका बैलेंस रिएक्शन देखो, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ, डाइल्यूट पानी मिला हुआ होता है बच्चों, प्योर फॉर्म बहुत हार्मफुल होता है और उससे रिएक्शन ऐसे करते भी नहीं है। ठीक है, तो डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ। तो हमें मिला है जिंक सल्फेट, और ये देखो हाइड्रोजन गैस, ये एरो जो बता रहा है वो निकल रहा है गैस ऊपर की तरफ। हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ दूसरी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। भाई सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन बहुत सारे हैं, मतलब एक दो तो कर ही लेना। सोडियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे। बच्चों एक चीज़ बता दूं, इस चैप्टर में तुम्हें लगभग 20 रिएक्शन मिलेंगी, इन्हें अच्छे से कर लेना। देखना चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तीनों ही चैप्टर में इन रिएक्शन से काम चल जाएगा, कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। तो ये 10-20 रिएक्शन है, इन्हें अच्छे से बस रट्टा मार दो तुम बढ़िया, और फिर देखो केमिस्ट्री में फुल नंबर। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन में वो बता रहा है सोडियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें भी भैया कौन सी गैस निकल रही है? इसमें निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, करेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसमें कौन सी गैस निकलेगी और उसकी क्या पहचान है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझते चले जाओ भाई, ये केमिकल रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, ये बहुत यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो सोडियम क्लोराइड सबको पता है कॉमन सॉल्ट, इसमें से वाटर निकला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस निकली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे जिसमें हमने देखा कि कैसे गैस इवॉल्व हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडेंटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये जरा हम देख लेते हैं बच्चों, कैसे पता चले कि कोई गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, और कैसे पता चले कि कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो चलो भैया, हाइड्रोजन की सबसे आसान ट्रिक करना क्या है, जो गैस निकल रही है उसे सोप वाटर में से पास कराओ। क्या करो? सोप वाटर में से पास कराओ, और उसके पास होने पे जो बबल्स बनेंगे उन बबल्स पे क्या करो, जलते हुए मैच स्टिक लेके जाओ, कैंडल लेके जाओ, तो वो पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट होते हैं। ब्लास्ट मतलब पट 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 ऐसे करके आवाज़ निकलती है। ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो हाइड्रोजन की आइडेंटिटी है पॉप साउंड, हाइड्रोजन बर्न विद पॉप साउंड। ठीक है भाई, तो ये डायग्राम देखिए जल्दी से। जब हमने जिंक प्लस हमने क्या डाला इसमें, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकली, ये देखो ये गैस निकल रही है, और ये गैस को जब हमने पास कराया, ठीक है, ये यहाँ से, तो इसमें आपकी जो हाइड्रोजन गैस है, अब हाइड्रोजन गैस जो इसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे है, हमने जलती हुई मैस्टिक लाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी ये, पप 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 ऐसे करके। ठीक है, पॉप साउंड है हाइड्रोजन की पहचान, इसका वीडियो अभी देखेंगे। पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का पहचान और पढ़ लेते हैं, फिर दोनों वीडियो आपको एक साथ दिखाता हूँ। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की जो पहचान है, ये याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये हंस रहे होंगे कि सभी इंपॉर्टेंट बोल रहे हो सर, आप तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। भाई मैंने नोट्स ही वो लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट को जो बस इम्पोर्टेंट है वो लिखा है, फालतू कोई बकवास नहीं लिखी है इसमें।
सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसे आप ध्यान से समझ लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान ये है, कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू फ्रेश लाइम वाटर। अभी लाइम वाटर क्या होता है, इसे चूने का पानी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये बनता कैसे है, CaO में जब वाटर डालते हैं ना, वो रिएक्शन आगे पढ़ेंगे हम, बड़ी फेमस है, आप लोगों ने अब तक पढ़ भी ली होगी, CaOH के होल ट्वाइस में, और इसी में बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी निकल जाती है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू फ्रेश वाटर, लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएं, ठीक है, अगर हमने, देखो ये CaOH का होल ट्वाइस है, अगर हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो ये जो होता क्या है, इसका कलर मिल्की हो जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और उसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, चेंज कलर मिल्की। जरा ध्यान दो, हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इसमें डलेगी, ठीक है, इसमें जब हम लाइम वाटर में इसको डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर मिल्की हो जाता है, मिल्की का मिल्क वाला, ठीक है, मिल्की रिजल्ट। दो हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान हो गई और हमारी हाइड्रोजन की भी पहचान हो गई। इफ एग्जिबिट, अच्छा ये काम का पॉइंट है, इसे भी समझ लो जल्दी से भैया, बहुत ही खास पॉइंट है ये तो। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, शुरू में आपने क्या किया, आपने जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो इसका कलर मिल्की हो गया, राइट। अब अगर आप इसमें एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे, ये जो आपका ये होता है ना बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाइट कलर का होता है। जब दीवार पे इसको करते हैं ना तो शाइनिंग आती है, तो वाइट कलर का वो जो वाइट वॉश होता है वही है कैल्शियम कार्बोनेट। एग शेल, अंडे का जो छिलका है, उसमें भी यही होता है। जो मार्बल है ये भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही है, बस लेयर का फ़र्क है, इसलिए कई बार पतला हमें दिखता है, बहुत सॉफ्ट है, मार्बल बहुत हाइट दिखता है, टाइल्स वगैरह, पर ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। पूछ भी लेता है कि एग शेल क्या है, इसका कलर वाइट होता है, इसीलिए लाइम वाटर उसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है ना तो वो उसके साथ खुल जाता है और वो अपना कलर दिखा देता है वाइट। पर जब हम एक्सेस ऑफ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हैं, व्हेन एक्सेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड इस पासेस, तो मिल्कीनेस डिसअपियर, वो जो मिल्की पद है वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, वाई दिस मिल्कीनेस इज डिसअपियर, ठीक है, बिकॉज सोलेबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और भाई ये आपका क्या है, सोलेबल है, ये वाटर में घुल गया तो इसका कोई कलर नहीं दिखेगा। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, इसमें फिर हमने एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड डाली और वाटर तो है ही था, तो क्या बना हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कलरलेस है, इसीलिए उसका कलर भाग जाता है। बात समझ में आई। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर वो डाला कार्बन डाइऑक्साइड तो बना कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कलर वाइट है, तो मिल्की कलर दिखा। अब ये बन चुका है चूंकि, फिर आप इसमें पास कराए जा रहे हो, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है ना, जब हम इसमें फिर से क्या करते हैं, गैस पास कराए ही जाते हैं, कराए ही जाएंगे, तो होगा क्या, होगा इसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि अब कैल्शियम, अब क्या बना है, अब कैल्शियम कार्बोनेट बना है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि कलरलेस है। आगे चलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अच्छा, इससे पहले जल्दी से मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ इन दोनों का, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये देखिए हाइड्रोजन गैस टेस्ट, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और हमने इसे सोप वाटर से पास कराया, और ये जो बबल बन रहे हैं, अब इन बबल के पास हम लाए जलता हुआ कैंडल, और ये हुआ ब्लास्ट, ठूम, और ये पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होता है बच्चों। तो ये आइडेंटिटी है हाइड्रोजन गैस की। अब आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये आपका जो आपका लाइम वाटर है, CaOH का होल ट्वाइस, जब हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये डाली, जो भी गैस है, इसकी पहचान है कि मिल्की करेगा। थोड़ी देर में देखो कलर, ये सब आपस में अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, और ये जो वाइट कलर है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये फॉर्म्ड होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगा है, देखो ये बनने लगा है नीचे की तरफ, ध्यान से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी की वजह से, क्योंकि ये वाइट होता है, इसका कलर हो गया मिल्की।
ठीक है, तो देखो ध्यान से कलर नीचे मिल्की होने लगा है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। तो आई होप बच्चों यू आर एंजॉइंग द वीडियो। तो आगे बढ़ेंगे जल्दी से। तो अब हमने ये देख लिया है फॉर्मेशन कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का टेस्ट होता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हमने पढ़ लिया है क्या होता है ये। प्रेसिपिटेट इज इनसॉलेबल। इनसॉलेबल सॉलिड होता है जो नीचे बैठ जाता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट के लिए जो हम बात करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट को मिला दीजिए। तो हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, तो हमें क्या मिलता है, येलो पीपीटी, येलो कलर का लेड आयोडाइड का क्या मिलता है, सॉलिड मिलता है जो कि नीचे बैठ जाता है, रेसिड्यू। ठीक है, उसको हम पीपीटी कहते हैं। बात समझ में आई। इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसमें ये पोटेशियम आयोडाइड एक्वस, पानी मिला हुआ सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और लेड नाइट्रेट का ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। अब बच्चों जैसे ये पोटेशियम आयोडाइड आया तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये यही चीज़ें परेशान करेंगे अदरवाइज आपको बोर्ड में, बस अभी से इनके रट्टे मारते चलो, इनको नोट्स बनाते हुए चलो। और ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का, इसे होल ट्वाइस बोलते हैं, ये भी एक्वस है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें क्या मिला, हमें मिला लेड आयोडाइड। ये जो PbI2 है ना, ये सॉलिड है, यही पीपीटी है, ये नीचे बैठ जाता है, और ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन रह जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक कमेंट जरूर बनता है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो जिससे मोटिवेशन मिलता है। और कुछ कमी हो तो ज़रूर बताया करो, और अच्छे से वीडियो को बनाया जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इन्जॉय भी हो और वीडियो में मज़ा आए, नॉलेज मिले। ठीक है, तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, ये हमारा इसका टारगेट था। अब इस डायग्राम में भी देख लो आप, सेम काम है। डायग्राम मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए डालूं, क्योंकि डायग्राम में और वीडियो में ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड, ये हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड और ये लेड नाइट्रेट हमने मिलाया, तो अब पोटेशियम आयोडाइड और ये लेड आयोडाइड का सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पे हमें मिल गया। इसका कलर मेन है, ये कलर इसमें चेंज हो गया बच्चों। ठीक है, तो आगे चलेंगे जल्दी से। अब चेंज इन कलर हमने पढ़ लिया है भाई। अच्छा, वो हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ा है, इसमें सॉलिड कलर का, येलो कलर का जो है वो सॉलिड है। ठीक है, तो वो चेंज, अच्छा चेंज इन कलर में भी काम आ जाएगा, कलर भी तो चेंज हुआ है, तो इसको आप चेंज इन कलर में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चेंज इन कलर का एक दूसरा भी हमने ले लिया है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में हमने क्या मिलाया, सिट्रिक एसिड में पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बच्चों रेड कलर का मेडिसिन होता है। जो पहले गांव में कुएं होते थे ना, उनके पानी को अब तो क्लोरीन डाल देते हैं, पहले ये पोटेशियम परमैंगनेट की दवाई होती थी। और पोटेशियम परमैंगनेट का बच्चों फार्मूला होता है KMNO4, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसे हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, कार्बनिक कंपाउंड में। ठीक है, ये आपका एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है। तो इसे डाल देते थे कुएं में, जिससे वो जर्म्स को किल कर देती थी। तो वही पर्पल कलर होता है इसका, पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट इज कैरेक्टराइज बाय चेंज इन कलर। ठीक है, फ्रॉम, कलर किस में चेंज हो रहा है इसमें, फ्रॉम पल्पर टू कलरलेस। तो ये पल्पर, जो पर्पल कलर है उसे कलरलेस में चेंज कर देता है। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे भाई। टेम्परेचर में भी चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्विक लाइम, CaO। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है CaO। और इसमें हमने क्या मिलाया, वाटर मिलाया बच्चों। ये रिएक्शन ये याद रख लो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में जरूर आएगी। CaO, इसमें वाटर डालो तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी अभी हमने जो पढ़ा था, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसमें हीट भी निकल रही है। इस रिएक्शन का बहुत बहुत यूज़ है। तो ये हीट ही हमें चेक करनी है कि इसमें हीट निकल रही है। मेन ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम क्विक लाइम। और ये जो रिजल्ट बन रहा है ना, इसका कॉमन नेम क्या है, जो CaOH का होल ट्वाइस है, स्लेग्ड लाइम। ठीक है, तो ये डायग्राम हमने देखा, इसमें से बहुत अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से। आगे चलेंगे भाई, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ओके, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्स इंक्रीज। जिस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसमें से हीट निकलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, उसका एक नाम है बच्चों। आपने पढ़ लिया है चूंकि ये चैप्टर, वीडियो तो अब आ रही है ये
जुलाई में, और आपने तो इसको आई थिंक अप्रैल में पढ़ लिया होगा। तो बताना जरा इसका नाम। एक्सो, एक्सो मीन्स एग्जिट होना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं जिसमें से हीट निकलती है। अच्छा, जिसको गर्म किया जाता है, जिसमें हीट डाली जाती है, उसका क्या नाम है? कमेंट करके बताओ बिना देखे आगे। केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को जिंक ग्रेन्यूल्स कहते हैं हम, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब मिलाएंगे तो ये भी टेम्परेचर को राइज करता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये अपने पहले भी रिएक्शन देखो पड़ी है, और हीट निकल रही है। तो ये रिएक्शन यहाँ हीट के लिए भी यूज़ हो गई। वहाँ हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन गैस के लिए। तो एक रिएक्शन कई जगह यूज़ हो सकती है अगर आप ध्यान से देखो। कोई आपसे बोले भाई कि फॉर्मेशन ऑफ गैस, ठीक है, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस की रिएक्शन लिखो, तो आप इसे लिख देना। कोई आपसे बोले भाई कि इवोल्यूशन ऑफ हीट या चेंज इन टेम्परेचर की रिएक्शन लिखो, तो इसे लिख देना। मतलब एक रिएक्शन कई जगह काम करेगी, ठीक है। आगे चलेंगे। इसमें ऑब्जर्वेशन हमने देखा, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, राइज इन टेम्परेचर बिकॉज हीट इज रिलीज निकल रही है। अब चेंज इन स्टेट, स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस। बच्चों, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो ये तो सॉलिड है, ठीक है, पर ये जब जलने लगता है धीरे धीरे इसके धागे से ये पिघल पिघल के वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ चेंज इन स्टेट का। तो चेंज इन स्टेट में कैरेक्टराइज बाय चेंज इन फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो कम्बशन, कम्बशन जलाने को कहते हैं, कैंडल मोमबत्ती को कहते हैं, कम्बशन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज हो गई भैया सॉलिड से लिक्विड और गैस, गैस में वो वैक्स बन के उड़ जाता है ना, जो जल जाता है, उसको कह रहे हैं हम, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन, चैप्टर का नाम ही केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन होती क्या है? डेफिनेशन। तो भैया केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है अ केमिकल इक्वेशन। अभी तक ना हमने एक कहते ना कि ओवरव्यू ले लिया पूरे चैप्टर का कि ये होने वाला है हमारे चैप्टर में। अब यहाँ से मतलब एक तरह से ट्रेलर हो गया मूवी का वो। अब होती है मूवी स्टार्ट। तो अब बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो भैया केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। अ केमिकल इक्वेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो भी रिएक्शन हुई, जो इंग्रेडिएंट डाले, जो रिएक्टेंट डाले, जो प्रोडक्ट बने, उनके बीच में एक फॉर्मुलेट करना, एक वर्ड में लिखना, उसे हम कहते हैं इक्वेशन। जो रिएक्शन हुई, रिएक्शन हुआ एक केमिकल प्रोसेस, जैसे चाय चीनी पत्ती डाली तो वो पक रहा है, तो वो तो एक प्रोसेस चल रहा है। अब उसे लिखना कि भाई चीनी डाली प्लस पत्ती डाली प्लस पानी डाला प्लस हीट किया, तो इसे लिखना, इसे कहते हैं इक्वेशन। इक्वेट करना, ठीक है। तो समझ में आई बात? उसमें क्या यूज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला, उसे हम कहते हैं भाई केमिकल इक्वेशन। तो एक जैसे वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में जब मिलते हैं तब इसमें वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, तुम पता है वाटर कैसे बनता है? इसका वीडियो देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी दिखाऊंगा थोड़ी। वाटर का वीडियो मैंने बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बच्चों जो रिएक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रिएक्टेंट हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और प्रोडक्ट जो बन के आता है रिजल्ट, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ वाटर हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है बताओ? रिएक्टेंट, और ऑक्सीजन भी हमारा रिएक्टेंट है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है इसको कहेंगे बच्चों प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो हमें पता होना चाहिए। अब ये जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, ये बैलेंस और अनबैलेंस होती हैं। बैलेंस क्या होती है? ये भी डेफिनेशन है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? A balanced chemical equation is a chemical equation in which the number of atom of each element is the same on both side. रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, हर एक एलिमेंट के जो एटम है वो सेम होने चाहिए। दे शुड बी इक्वल इन बोथ द sides. If they are equal, then it is balanced chemical equation. If they are not equal, then it is अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सीधी सी बात है भैया। चलो जरा एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। अब हमने
ये किया 2H2। तो देखो ये H2 एक गैस है, देखो ऐसे समझना, H है बच्चों एक एलिमेंट, पर जब H H के साथ मिलता है तो बनती है हाइड्रोजन गैस, ये H2 गैस है। और कोई भी गैस हमेशा 2 करके ही लिखी जाएगी, ध्यान रखना। जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन गैस कोई बोल रहा है तो अगर आपने O लिख दिया ना ऑक्सीजन गैस के लिए, मार्क्स नहीं देगा टीचर। गैस है तो O2 ही लिखना है, O2। नाइट्रोजन गैस है तो N2, ठीक है, हमेशा सारी गैस को 2 लगा के लिखना है, ठीक है। तो अब ये H2, दो तो ये हो गए, दो हमने यहाँ कर दिए तो ये प्रोडक्ट हो जाते हैं, 2 2 जा 4, तो इधर हाइड्रोजन 4 है। तो उधर देखो हाइड्रोजन, उधर भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, ये देखो, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर है O2, उधर देखेंगे 2, ये जो बाहर वाला 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी होगा और ये इससे भी होगा, ठीक है। कोई नंबर जैसे ये है ना यहाँ पे x + y, तो मैथ्स क्या कहता है, ये 2 दोनों से होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी है, ये जो कोई बाहर नंबर लिखा होता है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ तो एटम सेम है, हाइड्रोजन के एटम 4, ऑक्सीजन के एटम दोनों तरफ 2, तो ये क्या हुई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुई, ठीक है। अब अनबैलेंस क्या होगी भाई, अनबैलेंस को ये देखो, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2 + O2, हम जल्दी में तो ये भी लिख देते हैं समझाने के लिए, H2 + O2 गिव्स H2O। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो दोनों तरफ 2 2 है, पर ऑक्सीजन इधर तो 2 है, लेफ्ट में इन जो रिएक्टेंट साइड है इधर तो ऑक्सीजन 2 है, बट प्रोडक्ट साइड में देखो एक ही है, तो ये बैलेंस नहीं हुआ, तो ये क्या हुई, अनबैलेंस हुई। पर रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्वेश्चन आपने किए भी थे। लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट का मास होता है, दिस शुड बी ऑन राइट हैंड साइड। एवरी केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस बिकॉज एटम्स नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। भाई वो तो हमेशा रहेंगे, इस शुरू में हमने पढ़ लिया है कि उनको बस हम रीअरेंजमेंट करते हैं, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितनी रिएक्शन आप बैलेंस करके लिखो उतना अच्छा है, पर कई बार जैसे चैप्टर आगे आएंगे बड़े बड़े कार्बनिक कंपाउंड, तो वहाँ बैलेंसिंग का इतना रोल नहीं है, पर फर्स्ट चैप्टर में मेन बैलेंसिंग ही है, तो आप कोशिश करें कि सारे रिएक्शन को बैलेंस करके लिखें। अब नेक्स्ट है भैया केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। कोई जो इक्वेशन है उसे मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाए, मतलब ज़्यादा सही तरीके से और कैसे समझें उसे। तो केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए बच्चों हम 3 4 काम करते हैं। सबसे पहले तो उनका स्टेट लिखो, वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। जैसे सॉलिड के लिए S लगा दो, लिक्विड के लिए L लगा दो, गैस के लिए G लगा दो, और अगर किसी में पानी मिला हुआ है तो AQ लिख दो, एक्वस सॉल्यूशन, ये हमने यूज़ भी किया आगे। जैसे यहाँ देखो गैस, तो ये गैस है H2 गैस, यहाँ लिख दिया, G गैस लिख दिया, H2O वाटर होता है, लिक्विड लिख दिया। तो ये अगर हम डाल देते हैं तो इससे इंफॉर्मेशन और ज़्यादा हो जाती है, तो इससे हम केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला तरीका मीन्स आप लिखो बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, दूसरा आप लिखो बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज, ये तरीके हैं। तो हीट चेंज में आप बताओ हीट निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में हमने पानी मिलाया तो हीट निकली, तो हीट लिख दिया प्लस करके, ठीक है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इसमें से हीट क्या हुई, रिलीज हुई। दूसरा तरीका हो गया हीट चेंज का। तीसरा तरीका हो गया बच्चों अंडर द टेकन प्लेस, क्या एटमॉस्फेरिक क्या कंडीशन रही, ठीक है। इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, टेम्परेचर, प्रेशर, ये इतना ज़रूरी नहीं है बट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन बता रहा है जैसे सनलाइट से हुआ या हीट हमने किया, वट एवर कुछ भी कंडीशन हो सकती है। जैसे यहाँ सनलाइट लगाई, यहाँ हमने 450 डिग्री टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये सिर्फ आपको लिखना है कंडीशन, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ जाता है कि कैसे अपनी केमिकल इक्वेशन को आप मोर इन्फॉर्मेटिव बनाओ, ठीक है। तो राइटिंग द फिजिकल स्टेट, हीट चेंज, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजियर टू अंडरस्टैंड। अब भाई दूसरा है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें से हीट रिलीज होती है, मैंने तुम्हें अभी अभी दिखाया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इवोल्व, जिसमें से हीट निकले। एग्जाम्पल वही हमारा पुराना कैल्शियम ऑक्साइड, इन भाई साहब में अगर हम पानी मिला दें, इनको अगर नहला दें ना हम पानी में, तो ये गर्म हो जाते हैं, देखो ये उल्टे चलते हैं। आप अगर पानी में नहाओगे तो ठंडे हो जाओगे, कूल हो जाओगे, आहा मज़ा आ गया। बट इनको अगर पानी डाल दो, इनको एलर्जी है भाई पानी से। अब आप में से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है, सच बताना, जिनको पानी से एलर्जी है।
जो नहाते ही नहीं है, यानी जो नहीं नहाते हो समझ लो उनको पानी से एलर्जी है, ठीक है। कमेंट में बताना कि सर हमें पानी से एलर्जी, हम भी हीट हो जाते हैं उल्टा पानी से नहा के। ताज़ा नहीं होते, उल्टा गुस्सा आ जाता है, नहा लिया हमें घर में, मम्मी पापा ने आज बोला नहा लो भैया। तो ये क्विक लाइम। तो क्या होता है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसमें वाटर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है। बच्चों ये रिएक्शन बहुत बार यूज़ हो गई है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया, ये रहा, इसमें वाटर डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ठीक है, बैलेंस करके लिखेंगे। तो इसमें हीट रिलीज हो रही है, डेट इज वाई दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में बच्चों हीट हमने देनी होती है, डालनी होती है, इसे गर्म करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी दूसरी रिएक्शन है, इसी का थर्ड पार्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमें मिला, जो हमने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट लास्ट में, उसे जब हमने स्ट्रांगली हीट किया तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट जिसमें डाली जाती है, ठीक है। कैल्शियम डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक करना, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी देखेंगे इसकी रिएक्शन का सेट पूरा का पूरा। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या हुआ, एक्सोथर्मिक कौन सी होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। बात समझ में आती है, ठीक है। अब इनका वीडियो देखने का नंबर आ गया है, जल्दी से आपको मैं इनकी वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे भाई इनमें हीट निकलती है। अच्छा एक मिनट और, एक टॉपिक और ले लेता हूँ, फिर आपको 2-3 वीडियो इसमें इकट्ठा दिखाऊंगा, ठीक है। वाई रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन जानते हो, जब हम खाना खाते हैं ना और वो जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, जैसे हमने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना है, ठीक है, और उस सेल स्टेट पे जाके उसमें से जो एनर्जी निकल रही है, जो हमारी बॉडी को मिल रही है, वो बात हो रही है रेस्पिरेशन की। जो खाना हमने खाया उस खाने में से जो एनर्जी निकल रही है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो वो कह रहा है कैसे एक्सोथर्मिक है भैया, खाना जब हम खाएंगे ना तो ऑक्सीजन की हेल्प से वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होएगा, वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा और उसमें से जो एनर्जी है वो निकलती है सेल्स के फॉर्म में, सेल्स के लेवल पे जाके, वो इसीलिए एक्सोथर्मिक है क्योंकि उसमें से हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन इज कंसिडर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन द सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जरा ध्यान से देखना, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, एंड वाटर निकलता है, एनर्जी बनती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम मुंह से बाहर छोड़ देते हैं, वाटर हम यूरिन से पास कर देते हैं, और जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को मिलती है। देखो उस ग्लूकोज को तोड़ने में 2 चीज़ें वेस्ट होती हैं और सिर्फ एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है, तो वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, ग्लूकोज है C6H12O6, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। जब हमने सांस लिया, ठीक है, तो बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर गई और उससे क्या हुआ, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, वाटर बाहर आया निकल के यूरिन के फॉर्म में, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई एनर्जी ये हमारी बॉडी में गई, ठीक है, इससे हमारी बॉडी चलती है, ठीक है, रेस्पिरेशन की टाइप। तो अब जल्दी से हम इनका तुम्हें वीडियो दिखाते हैं कि कैसे ये सब होता है। आई होप यू आर एंजॉइंग वीडियो। कमेंट नहीं किया अभी तक, है ना, करना मत, कर दो भैया, एक कमेंट तो करना चाहिए ना। तो देखिए बच्चों कैसे बनता है वाटर व्हेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हमने इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में रखा फ्लास्क में और इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया, ठीक है, तो आपस में रिएक्शन हुआ और ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और बन गया वाटर। देखिए कैसे मॉलिक्यूल बने और ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। मज़ा आया वीडियो में, बहुत ही मज़ेदार आसानी से समझ में आ गया हमें। अब देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिल रही है, देखिए ऑक्सीजन ने जब ग्लूकोज से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और ये सेल लेवल पे जाके यहाँ हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, ये एटीपी की फॉर्म में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस में स्टोर हो जाती है जाके, और ये हमारी बॉडी को चलाती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इसीलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो ये एनर्जी रिलीज हुई, चीज़ों को ध्यान से समझो और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। देखा गाइज, वीडियो देखकर काफ़ी नॉलेज हो जाती है और बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। तो चलते हैं जल्दी से अपने नए टॉपिक की ओर, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इस सारे 6 पार्ट हैं, ये जो 5वां है ये हमारे 9th क्लास में था, रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल, इसको हम नहीं करने वाले।
तो बेसिकली 5 पार्ट हैं जिसमें हमारा चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन, उसके बाद डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो एक एक करके जल्दी से इनको समझते हैं और अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ के एक बन जाना। ठीक है, जब combination reaction is a chemical reaction in which two or more substance combine to form a single product। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा, डेफिनेशन बहुत सिंपल लिखी है मैंने जिससे आपको समझ में आए, तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से आप लर्न करना। तो बेसिकली क्या है, दो या दो से ज़्यादा क्या है हमारे सब्सटेंस है, जैसे ए और बी जुड़े आपस में ए भी बन गया। जैसे देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिएक्शन, बच्चों ये हमारा जो एक रिएक्शन का सेट है जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बहुत पूछा जाता है सिलेक्ट लाइम के ऊपर। इसकी 3 रिएक्शन का सेट बनता है, इसे आप बहुत अच्छे से समझ लो। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं, रिएक्ट विद वाटर, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म एंड हीट इज रिलीज्ड। तो ये पहली रिएक्शन इसकी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है, दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ये काफ़ी गर्म होता है, इसको ठंडा होने देते हैं, और चूंकि इसमें हीट निकली है इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने बोला। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इज अप्लाइड ऑन वॉल एज अ वाइट वॉश। ठीक है, इसे हम वाइट वॉश करने के लिए अप्लाई करते हैं दीवार पे, जिससे उस दीवार पे 2-3 दिन बाद क्या हो जाता है, शाइन आ जाता है, चमकने लगती है दीवार। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस वाइट वॉश पे धीरे धीरे लगती है, उसमें से जो वाटर है ना उसको इवापोरेट करा देती है, वाटर निकल जाता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने इसे दीवार पे कर दिया गीले गीले को, तो इस पे एटमॉस्फेरिक ये कार्बन डाइऑक्साइड लगी, और कुछ दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की पपड़ी जो कि वाइट दिखती है चमकदार वो बन गई, और जो वाटर था ना उसमें जो हमने मिलाया था शुरू में वो इवापोरेट हो गया। अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है दूसरी रिएक्शन में। इसका तीसरा पॉइंट है, देखो वो कह रहा है द कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड गिवन वॉल अ शाइन एंड हार्ड फिनिश आफ्टर 2-3 डेज। 2-3 दिन में उसमें चमक आ जाती है। ठीक है, तो वाइट वॉश वॉल 2-3 दिन में इसलिए आती है बिकॉज वो जो हमारे पास था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और उससे क्या होता है, वो वाटर को इवापोरेट करा देता है। ठीक है, और उसके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाती है। नंबर 3, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना इसको वापस अगर हमें रिवर्स करना है, इसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन करना। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था हमने क्या किया, इसे हीट किया। जब इसको हमने तेज हीट किया तो ये वापस आ गया हमारे उसी प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक इसमें मिली थी अब क्या हो गया ये, अब ये वापस से निकल गई। तो ये समझ में आई आपको बात, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है एक से ज़्यादा पार्ट में। तो ये 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चों, मैंने तुम्हें समझाई, इन्हें ध्यान से आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है। पहली कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लगी, फिर जो प्रोडक्ट था कैल्शियम कार्बोनेट उसको हीट करके वापस से उसको बना लिया गया उसी प्रोडक्ट में। तो ये उसमें मैंने डायग्राम में इन तीनों को समझाया है। ये ध्यान से देखो किसमें हमने ये पानी में कैल्शियम ऑक्साइड डाला। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जिसे हमने दीवार पे पेंट किया, ये देखो 2-3 दिन बाद दीवार पे शाइनिंग आ गया। ठीक है, और इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इस पर लग गई यानी कि मिल गई। अब जब हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो ये CaO वापस से आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमें समझना था। बात क्लियर है? तो अब हम इसका एक वीडियो देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें आप देख सकते हैं जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट CaCO3 को, तो हीट करने पे क्या होता है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड चली गई एटमॉस्फेयर में,
और ये आपका क्या बन गया, CaO, देखो ये मिल गया, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मिल गई, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन का हमने अभी पढ़ा ही था वाटर में, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, थोड़ा सा स्पार्क करेंगे तो ये मिल के आपस में क्या बना देगा, जुड़ेंगे मॉलिक्यूल और वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ लिया है। तो कॉम्बिनेशन आपने देखा बच्चों। अब हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन की। डीकम्पोजिशन बेसिकली 3 तरीके से होता है। पहले समझते हैं डीकम्पोजिशन होता ही क्या है। तो जैसे कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट इन विच अ सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल जो प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। यानी कि जो कंपाउंड है वो 1 या 2 या 2 से ज़्यादा में ब्रेक हो गया, इसे कहते हैं हम डीकम्पोजिशन, ब्रेक होना चीज़ों का। तो डीकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है। उसमें पहला हमारा थर्मल। थर्मल मतलब जिसमें हम खुद हीट करें। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी अभी आपका इसका वीडियो भी दिखाया था। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है। तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, और 2-3 याद रहेंगे तो कोई एक लिख भी दोगे आप। तो ये फेरस सल्फेट को आप हीट करो, ये एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है, और फेरस सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन कलर भी आता है। हम इनका भी अभी वीडियो देखेंगे बाद में, ठीक है। ये ब्राउन कलर का हमारा सॉल्यूशन मिलता है, ब्राउन कलर फेरिक सल्फेट का मिलता है। तो इसमें क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, तो ये जिसमें हीट दी जाती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ को। रिएक्शन का टाइप भी यूज़ हो रहा है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल और देखते हैं हम, लेड नाइट्रेट, PbNO3। लेड नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 प्रोडक्ट बने। तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब दूसरा डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिक। हम लाइट की हेल्प से भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर वाला। अभी हमने ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को जोड़ के वाटर बनाया। अब वाटर को वापस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बना के देखेंगे। इसका अभी हम वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। हाइड्रोजन कहाँ जाके इकट्ठी होती है, कैथोड। कैथोड होता है आपका निगेटिव टर्मिनल। ऑक्सीजन कहाँ जाती है, एनोड पे। एनोड होता है बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ऑक्सीजन चूंकि निगेटिव होती है तो वो अपोजिट जगह जाएगी। ऑक्सीजन निगेटिव है, वो पॉजिटिव जगह जाएगी, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाके इकट्ठी हो जाती है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, जो हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम डबल होता है। जब हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है, याद रखना। और क्यों होता है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, वाई दिस इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, तो इसका कारण है बच्चों, जब ये बनता है ना आपका, जब वाटर क्या होता है, H2O होता है। H2O में ऑलरेडी हाइड्रोजन डबल है, देखो डबल वॉल्यूम, ठीक है, 4:2, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है इसमें, हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन है 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2:1 ही आएगा। तो ये देखो गैस कलेक्ट हो रही है, ये आपका नेगेटिव ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ ऑक्सीजन जाएगी, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे आपकी जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कैथोड नेगेटिव और ये एनोड, ये देखो पॉजिटिव, ऑक्सीजन रिलीज। और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये डीकम्पोजिशन बेसिकली 3 तरीके से हुआ, मैंने आपको बता ही दिया है। जल्दी से इसे क्विक व्यू लो। 2 एग्जाम्पल मैंने थर्मल के लिए हैं। थर्मल में आपका एक तो वही हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो और वापस से रिवर्स करो। दूसरा लेड नाइट्रेट का ले लो। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में हम एक तो वाटर को करेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, एक हम सोडियम क्लोराइड को भी करेंगे जिसमें से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे। नेक्स्ट हम सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे जिसमें से सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये भी हमारा डिकम्पोजिशन ही हो रहा है। और एक होता है हमारा हर तरीके का डिकम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। जब सनलाइट से डिकम्पोजिशन होता है, जब हम किसी चीज़ को सनलाइट में रख देते हैं एक्सपोज करके,
तो वहाँ पे जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसे हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं सनलाइट की हेल्प से। तो उसके दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास, वो है बच्चों एक तो सिल्वर क्लोराइड, एक सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सनलाइट में रख दो इन दोनों को तो ये सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएगा। बहुत मज़ेदार वीडियो है मेरे पास इसकी, अभी दिखाऊंगा आपको। और सिल्वर ब्रोमाइड को हम रखते हैं, सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड बच्चों ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक। अब ये नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन H2O H2 प्लस O2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी डबल ही होता है वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन H2O, देखो 2H है ना, H का कितना हुआ 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना है 2, तो इस तो डबल है। 4 और 2 को डिवाइड करके देखो तो 2:1, तो इसीलिए वो 2:1 में ही आती है। ठीक है भाई, ये 2 2 जा 4 हुआ ना ये, और ऑक्सीजन कितना है 2, तो इनको डिवाइड करोगे तो 2:1 ये आ गया हमारा रेशो। ये एग्जाम में पूछ लेता है वो। ठीक है, तो 2:1 के रेशो में ही ये आता है हमेशा। तो ये हमने इसको देखा। अब जल्दी से मैं तुम्हें इनकी वीडियो दिखा देता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये देखो, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, जिसमें हीट हमने सप्लाई की। देखो ये हमने हीट दिया, तो इसे हीट करने से क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ CaO कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा होता है आपका लाइट से। ये सिल्वर क्लोराइड में जैसे ही जो सनलाइट आई, सनलाइट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। सिल्वर क्लोराइड को 2 पार्ट में ब्रेक किया, इसका जो क्लोरीन था उसको अलग कर दिया और सिल्वर एकदम अलग हो गया। तो बहुत ध्यान से देखो, ये देखो। ओके, तो ये आपका फोटो। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, इट अ केमिकल रिएक्शन इन विच जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। उसके कंपाउंड में से, एक्वस सॉल्यूशन में से जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है। तो इसका पता कैसे चलेगा कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस, इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो मैं प्रोवाइड करा दूंगा अभी। तो इसका फॉर्म होता है, इसमें ध्यान रखो, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, BC कंपाउंड है, ए सिंगल एलिमेंट है। और जब ये ए एलिमेंट, इस कंपाउंड में जो कोई एक एलिमेंट मिला हुआ है, ठीक है, BC से मिलकर एक कंपाउंड बना, तो इस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है वो ए एलिमेंट से वीक है अगर, यानी कि ए एलिमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, इस BC में से उसे हटा देगा, बी को अलग कर देगा और खुद उसके प्लेस पे जाके बैठ जाएगा। यानी कि ऐसा समझो जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, फिर ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। इसका एग्जाम्पल है, अगर हम जिंक में क्या करें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम बच्चों जिंक डाल दें तो क्या होगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। वीडियो बहुत मज़ेदार है इसकी मेरे पास, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जिंक सल्फेट हमें, सॉरी जिंक ग्लैन, ये जिंक के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ग्रेन्यूल्स कहते हैं इनको, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो हमने क्या किया, इन्हें हमने इसमें डाल दिया और इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, ये जिंक के टुकड़े हमने डाले इसमें। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉपर अलग हो गया एकदम। ठीक है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया। बात समझ में आई। तो ये क्या था, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो इसने उसको अलग कर दिया है। ऐसे मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम अगर मोर रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट में डाला तो अगर रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर इससे अलग हो गया। बात क्लियर है। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट में डालें तो आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो इसमें आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, इनके कलर भी याद रखना बच्चों, ये लाइट ग्रीन कलर का हमें मिलता है जब हम आयरन को डालते हैं। आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को जब हम किस में डालते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये
इसमें से ये हमने आयरन के टुकड़ों को डाला इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो हमें देखो लाइट ग्रीन दिख रहा है ना, तो लाइट ग्रीन सॉल्यूशन मिल रहा है। प्लेस ग्रीन, लाइट ग्रीन होता है ये कॉपर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर यहाँ भी अलग हो गया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हुए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट, वो नहीं कर सकता, उसमें रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब जल्दी से इसकी तुम्हें मज़ेदार वीडियो दिखाता हूँ। जरा ध्यान से देखो, हमने आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, तो आयरन चूंकि मोर रिएक्टिव है तो कॉपर अलग हो जाएगा, और ये सॉल्यूशन का कलर जो आपका आयरन सल्फेट का ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, और कॉपर अलग हो चुका है जो कि आयरन नेल के ऊपर आ गया। इसी तरीके से हमने ये जिंक के पीस को जब कॉपर सल्फेट में डाला, तो जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देखो जिंक ने क्या किया, उसके कलर को ये जिंक के ऊपर आ गया, कॉपर अलग हटके, और उसका कलर लेस हो गया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसका कलर लेस सॉल्यूशन बन जाता है। तो वो कलर लेस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का बन गया। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों, जो कि है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया और डबल डिस्प्लेसमेंट भी अब हम पढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच, देखो वहाँ एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था, यहाँ पे दोनों कंपाउंड है, इन विच टू कंपाउंड react and form two new compound but by exchange of ion, by exchange of ion ये जरूर लिखना है। टू कंपाउंड, यहाँ दोनों ही कंपाउंड हैं, ए बी कंपाउंड है, सी डी कंपाउंड है, और दो नए कंपाउंड बन रहे हैं ए डी और बी सी। ठीक है, तो वहाँ पे एक कंपाउंड एक एलिमेंट, यहाँ दोनों ही कंपाउंड और दो नए कंपाउंड, जैसे सिल्वर नाइट्रेट को हमने रिएक्ट कराया सोडियम क्लोराइड से, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। जब हमने रिएक्ट कराया तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिल गया। तो इसमें वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इस फॉर्म्ड, ये इसमें मिल रहा है। तो ये एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एक और देखते हैं, दूसरा है बेरियम क्लोराइड का। बेरियम क्लोराइड में आपने सोडियम सल्फेट डाला, तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमें मिल गया यहाँ पे। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ दोनों ही देखो कंपाउंड हैं और जो बन रहे हैं वो भी दोनों ही कंपाउंड हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। एक और एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड, ये आपके एनसीईआरटी में भी हैं बच्चों, तो दो तीन रिएक्शन याद कर लो, क्योंकि वो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि 15-20 रिएक्शन है, तो इस चैप्टर में वही 15-20 रिएक्शन है बस, फिर ये आपको चैप्टर 2 और 3 में भी बहुत हेल्प करेंगी, तो इन्हें अच्छे से आप तैयार कर लो। एक और है लेड नाइट्रेट, ये हमारा पहले भी आ चुका है, देखो फिर रिपीट हो गया। लेड नाइट्रेट में हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला, तो ये क्या था हमारा, ये वो था PPT लेड आयोडाइड का। ठीक है, और इसका कलर भी देखो याद रखो, तुम्हें याद आना चाहिए, येलो कलर है इसका, और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है लेड, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। एक एग्जांपल और लिया है मैंने, ये बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, एसिड और बेस, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब दोनों मिलेंगे तो कॉमन सॉल्ट और वाटर हमें मिलता है। तो ये सब एग्जांपल हमने डबल डिस्प्लेसमेंट के करे। डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों मेन जो पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, इसमें टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, ठीक है, एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, ये है काम की बात। अब इसके बाद इसका एक वीडियो है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा, पहले बस जल्दी से टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसका मतलब उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर अगर उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो सकता है, किसी में ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना, ठीक है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है उल्टा, हाइड्रोजन का आना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूवल होना, ये होता है आपका
रिडक्शन। अब होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट वो होते हैं जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं। तो एक होता है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन देता है। अभी हम इसके एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सप्लाई ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस फॉर ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन देता है या फिर जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ठीक है, ये हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे? उसका उल्टा ही होंगे ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? जो कि रिड्यूसिंग एजेंट जो सप्लाई हाइड्रोजन कर रहे हैं, जो सप्लाई हाइड्रोजन कर रहे हैं या ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके थ्रू। ये एक रिएक्शन है CuO कॉपर ऑक्साइड, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस मिलाई तो हमें मिला Cu प्लस H2O। बड़े ध्यान से देखो, CuO यहाँ है लेफ्ट में, राइट में वो Cu बन गया। कॉपर ऑक्साइड था वो लेफ्ट में और राइट में बन गया वो कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन निकल गई। तो कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस इनटू कॉपर। ये पूरा बताओ, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ? कॉपर में रिड्यूस हो गया भैया, उसकी ऑक्सीजन चली गई। तो ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम कॉपर डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। सो CuO क्या हो गया? रिड्यूसिंग, इसका रिडक्शन हुआ, रिड्यूस हुआ। अब यहां था देखो H2 हाइड्रोजन, H2 को राइट में देखो, H2O बन गया। H2 ने हाइड्रोजन को ले, ऑक्सीजन को ले लिया, H2 के अंदर ऑक्सीजन मिल गई, तो H2 का हुआ ऑक्सीडेशन। H2 का हुआ ऑक्सीडेशन किस में? H2O में। किसका हुआ और किस में हुआ पता होना चाहिए। तो H2 का ऑक्सीडेशन हुआ H2O में, तो H2 क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आई बात? जिसमें से ऑक्सीजन निकली उसका रिडक्शन हुआ, जिसमें ऑक्सीजन गई उसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब एजेंट की बात करते हैं। एजेंट वो होता है जो देता है। ऑक्सीजन किसने दी? CuO ने, तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीजन देगा बच्चों वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन किसने दी? खुद हाइड्रोजन ने खुद को दे दिया, चल मैं खुद कुर्बान हो जाता हूँ, मिलना है ना उसे, उससे वाटर से। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन से, ठीक है, मुलाकात करके वाटर बनाई, क्योंकि ये प्रेमी है दोनों भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना देते हैं। तो इसने क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन, क्योंकि उसने प्रोवाइड कराई है हाइड्रोजन। इट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर डाइऑक्साइड। इसने देखो ऐसा भी कह सकते हो, इसने हाइड्रोजन ने कॉपर से इसको हटा दिया है ऑक्सीजन को, तो ये इसलिए भी है, और यह इसने खुद को ऑक्सीजन को दे दिया है इसलिए भी है। दोनों कारण आप लिख सकते हो। बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को करना, ये एग्जाम में जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुए? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर्स, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ आए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली, जिसमें सच रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो लगभग सब में एक साथ ही होता है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन भी तो होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ बच्चों। अब इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारे लाइफ में यूज़ क्या है भाई? क्यों देख रहे हैं हम इसको? तो इससे तो बहुत सारा काम होता है भैया। इससे दो चीज़ें होती हैं हमारी डेली लाइफ में। क्या? सबसे पहले करोजन। करोजन मतलब खराब होना, रेंसिडिटी मतलब खाने का सड़ जाना। देखा ना, खाने में से बदबू आने लगती है। और देखना मेटल की चीज़ें, आयरन को बाहर रख दो अगर, तो उस पर रस्ट लग जाता है। करोजन एंड रेंसिडिटी दो हैं डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के यूज क्या? इसका इफेक्ट। तो भाई जो करोजन है ना, उसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। करोजन का बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। सबको पता है आयरन नेल को, आयरन को बाहर छोड़ दो, ये Fe+, देखो होता क्या है, कैसे रस्ट लगता है। आयरन है, बाहर क्या मिलेगा? मॉइस्चर और वाटर, ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें मिलती हैं। ये तो कई बार केमिकल से भी हो जाता है किसी ये। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर। वाटर में X इसलिए लिखा है बच्चों कि पता नहीं क्वांटिटी कितनी है। तो Fe2O3 इंटू XH2O, ये रस्ट का फार्मूला है, याद कर लेना। ठीक है,
तो देखो आयरन नेल रखी थी और ये कुछ दिन के बाद रस्ट लग के कलर हो गया चेंज। बहुत मज़ेदार वीडियो मेरे पास इसकी, अभी दिखाऊंगा। रेंसिडिटी क्या होती है? खाने का ख़राब हो जाना, चिप्स वगैरह देखा ना, सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जो फैट वाली चीज़ें हैं, अगर वो भी हम खुले में छोड़ दें ना, बाहर रख दें, तो उसमें से बदबू आने लगती है भाई। ये देखो, ये सड़ गया है हमारा बटर, बाहर रख दिया होगा आपकी मम्मी ने, या आपने चुपचाप निकाला होगा खाने के लिए, और फिर अंदर रखना भूल गया, अपना काम बना और भैया चलो वो ख़राब हो गया, है ना। ऐसा मत, गंदी बात नहीं करते, ठीक है। ध्यान रखा करो भाई, पापा के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। करोजन ऑफ मेटल, करोजन ऑफ मेटल की डेफिनेशन ये आएगी एग्जाम में, ध्यान से पढ़ लो। करोजन ऑफ मेटल इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ग्रेजुअली, मतलब स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, इटर्न बाय, इटर्न अवे बाय द एक्शन ऑफ, किसके द्वारा खाया जाता है? ये खा रहा है बाबा, खा रहा है भाई वो, किससे? एयर से, मॉइस्चर से, और कोई केमिकल से। तो धीरे धीरे उस पर जंग काटने लगता है उसको, जैसे दीमक काटने लगती है ना लकड़ी को, ऐसे ये धीरे धीरे उसको कुचक कुचक करके और फिर रस्ट, ये कलर लगा देता है, ठीक, कलरिंग कर देता है और उसे खा जाता है, पूरा ख़राब कर देता है। पिलर के पिलर टूट जाते हैं भाई इससे तो। ब्रिज, तभी तो एज होती है लोहे के ब्रिज की कि उसे हटा दो एक टाइम के बाद। और रस्टिंग क्या है? रस्टिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर करोजन, ठीक है। करोजन बहुत तरह का होता है, कई सारे उसमें होता है, बट आयरन में, आयरन के करोजन को रस्टिंग कहते हैं बच्चों। जैसे 4 फेस के 4 साइड के डायग्राम को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, पर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं उसे स्क्वायर कहते हैं। कुछ स्पेशल केस है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, आयरन होता है। तो करोजन हुआ मेटल का ख़राब होना। बहुत सारे मेटल हैं, सबके लिए तो हम देखते ही नहीं है ना, हम तो मेनली आयरन को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आयरन के करोजन को रस्टिंग बोला गया है। रस्ट सिर्फ आयरन के लिए यूज़ होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, Fe+3O2, और x मतलब वाटर की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, तो Fe2O3 इंटू XH2O, इसी को रस्ट कहते हैं। रस्ट का फार्मूला याद होना चाहिए बच्चे। इफेक्ट ऑफ करोजन, लो भाई इतनी देर से बता रहे हैं, उसे खा जाएगा, खा जाएगा। फिर यही वीकनेस ऑफ मेटल, मेटल को वीक कर देता है भैया। तुम्हें बीमारी लग जाती है ना, तुम्हें भी रस्ट लग जाता है, करोजन हो जाता है तो वीक आ जाते हो ना। डैमेज, ब्रिज के ब्रिज गिर जाते हैं, पाइप वगैरह सब खराब हो जाते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ इकोनॉमिकल लॉस, कितना पैसा भी खराब होता है ना कंपनी में, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जब खराब होती हैं। रेंसिडिटी, खाने का खराब होना। द कंडीशन ऑफ यूज बाय द एरियल ऑक्सीडेशन फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मेक द फूड डेवलप एन अनप्लीजेंट, बदबू आ गई भैया उसमें रख के, अब खाना जैसे देख सूंघते ना, बदबू आ रही है, छोड़ो भैया आप नहीं खाएंगे। तो क्यों खराब हो गया? खराब हुआ कैसे भाई? खतरनाक मामला है। देखो, अगर रेंसिडिटी हो रही ना, तो बस एक ही चीज़ है। अच्छा बताओ, बिना अभी मेरी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रोक लो, मेरा क्वेश्चन सुन के रोकना और कमेंट करना ईमानदारी से। क्या मेन चीज़ है रस्टिंग के लिए, ओ सॉरी रेंसिडिटी के लिए? बोलो। वीडियो रोक ली? अब मैं बताता हूँ, ऑक्सीजन। बस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दो, खाना खराब नहीं होगा। तो सप्लाई कैसे कटेगी? अब हो गया प्रिवेंशन, बस इसी से आ गई बात भैया, प्रिवेंशन। तो अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ पहुंच गए हैं, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से बचने का तरीका क्या है भैया? तो तुमने देखा होगा, तुम्हारी मम्मी एयर टाइट कंटेनर में भर देती है खाने को। कहते ना एयर टाइट कंटेनर है भैया हमारे घर में, तो सबके घर में भैया फ्रिज वा तो होता ही है। खाने को फ्रिज में रखते हैं 2 कारणों से, क्योंकि आप तो शैतान हो, ठंडा ठंडा खाते हो, और दूसरा कारण है भैया, वो उस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कुछ उसमें वो मिला देते हैं, क्या होता है, एंटीऑक्साइड, ठीक है। कुछ जो दवाइयाँ होती हैं, केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव जिनको हम कहते हैं, उससे भी हमारा वो बच जाता है। उसके बाद आपके जो चिप्स आते हैं ना, कहते हो भैया इतना मोटा पैकेट, निकला कुछ नहीं। अरे भैया उसे जो उसके अंदर था ना, उसने प्रिवेंट कर रखा था, फ्लश करते नाइट्रोजन, उसके अंदर जो नाइट्रोजन नहीं होती ना, तो वो खराब हो जाता तुम्हारा चिप, फिर खाने लायक नहीं बचता, वो बता रहे हैं, ठीक है। तो अब कंपनी को टोकना मत कि कुछ नहीं निकलता नहीं है, जितना भी निकल रहा है ना, उसको बचाने के लिए वो लाग रखा है, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्या है भैया? इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, करोजन क्या करता है? डैमेज कर देता है। किसे? तुम्हें या मुझे? नहीं भैया, करोजन किसे करता है? मेटल को करता है। और रेंसिडिटी किसे खराब करती है? मेटल को। अरे मेटल को नहीं, फूड को। शाबाश, गुड। ओल वगैरह को जो उससे बनते हैं। प्रिजर्वेटिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन, भैया करोजन से कैसे बचे? खाने से तो पता चल गया बचना है कैसे, आई मीन रेंसिडिटी से तो पता चल गया कैसे बचें। अब अपने मेटल को कैसे बचाएं? तो इसके तरीके हैं। तुमने देखा होगा
पेंट कर देते हैं हम गेट पे, पेंट होता है ना, तो वो सुंदर भी बनाता है, उसे अट्रैक्टिव भी बनाता है, और उसे मेटल को एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देता, और डायरेक्ट वाटर का असर भी नहीं होता बारिश में। तो बस यही दो चीज़ बतानी है हमें, मॉइस्चर से बचाना है और एयर से बचाना है, ऑक्सीजन से बचाना है। ऑयल एंड ग्रीस, देखा होगा तुमने, ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, ठीक है, लेयर ऑफ मेटल सरफेस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने तुम्हें बताई है कुछ चीज़ें मेन है, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन सिर्फ जिंक पे कोटिंग आयरन, आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक, आयरन के ऊपर, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग को ही गैल्वनाइजेशन कहते हैं। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग को हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं बच्चों, याद रखना इसको, ठीक है। ये रस्टिंग से प्रिवेंट करती है और सुंदर भी लगती है, अट्रैक्टिव भी लगती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी अभी तुम्हें मैं वीडियो में दिखाऊंगा, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। ये क्या होता है, कोटिंग ऑफ, जैसे क्रोमियम तुम्हारे उसके गेट के हैंडल होते हैं ना, टंकियां वगैरह जो होती हैं सुंदर सुंदर दिखती हैं, उनके ऊपर सब जो कोटिंग होती है ना, वो यही होती है क्रोमियम की, निकल की, ठीक है। एलॉइंग, एलॉय होता है मिक्सचर कर देते हैं उसमें, स्टेनलेस स्टील, स्टील के बर्तन होते हैं ना, वो सब क्या होता है उसमें, आयरन भी होता है, आयरन सबसे ज़्यादा यूज होता है भाई, आयरन और कार्बन के उसको मिलावट को हम वो कहते हैं स्टील, ठीक है, आयरन और कार्बन को जो मिलता है ना उसे स्टील कहते हैं। अब करोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है भैया, हमें दूर रखना है एयर से एंड मॉइस्चर से, ठीक है। अब मैं तुम्हें जल्दी से एक प्यारी प्यारी वीडियो दिखाता हूँ और फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे। देखिए रस्टिंग कैसे होता है, आयरन के ऊपर मॉइस्चर, एयर और ये रिएक्शन जब होता है तो इससे क्या होता है, ये रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में आ जाता है ये, ठीक है। ये हुआ हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको कहते हैं। ये हो गया खाना ख़राब हो जाता है, चिप्स वगैरह अगर इसको खुला छोड़ देंगे ना तो देखो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और ये इस पर आ गया, ये रेंसिडिटी हो गई, अब ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बटर वगैरह में भी ये सब ऐसे ही ख़राब हो जाता है अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी की एक्जोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों। इसमें अगर हम आयरन ऑक्साइड में एल्युमिनियम मिला दें, ठीक है, और इसको थोड़ा स्पार्क करके छोड़ दें तो इतना हाई हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब यू कांट इमेजिन। रेलवे ट्रैक को जोड़ देती है ये, इसको रेलवे ट्रैक को जोड़ने में बनाया जाता है, देखो कितना हाई अमाउंट में हीट इसमें से निकलेगी, ऐसे रेलवे ट्रैक जोड़ा जाता है। ये देखो रेलवे ट्रैक इन्होंने जोड़ दिया इसके साथ में। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिलाया तो हमारे पास क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है बच्चों। ये हमारे पास, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, ठीक है, बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमें मिल गया इसमें। ये हमारे पास क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। वाटर को जब उसमें हम मिलाते हैं तो ये ध्यान से देखो, डबल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, डबल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकलता है इसमें, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको। ये देखो हाइड्रोजन डबल है, वाटर का लेवल देखो, ऑक्सीजन कम है ना। अब ये क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में ये मिल गए, ठीक है। जब हम इसको वो करते हैं ना, जलाते हैं, ये देखो जब जला तो ये मिल गए और मिलके क्या बनाया इन्होंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये था हमारा वीडियो, ठीक है, समझ में आया आपको। तो गाइज़ ये हमने कंप्लीट कर दिया है, इसका वीडियो मैंने आपको अभी दिखा दिया है। अब जल्दी से इसके लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं और इसको एंड करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं बच्चों, वो डिपेंड करती हैं कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। तो इसके लिए ना रिएक्टिविटी सीरीज है, ये याद रखना। जो सबसे ऊपर है ना वो हाईली रिएक्टिव है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो नीचे वाले हैं, ये कलर देख लो, जो रेड है ना एकदम रेड, वो हाई रिएक्टिव है और ये डाउन होता चला जा रहा है। काम की चीज़ें हैं सोडियम, पोटेशियम और ये आपका, के बाद आयरन बहुत काम का है, और जिंक, आयरन जिंक में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आयरन को ज़्यादा मान लेते हैं जिंक से, पर जिंक ज़्यादा है, ये याद रखना। फिर हाइड्रोजन काफ़ी नीचे है, ठीक है, कलर पे ध्यान रखना, कलर एकदम डाउन होता चला जा रहा है। और ये प्लेटिनम और ये जो गोल्ड हैं, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, ये तभी उस पर कोई रिएक्शन होती नहीं है आसानी से, रिएक्ट, ये नॉन रिएक्टिव है इनको कहते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, एसिड वगैरह से भी इतना आसानी से ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये बच्चों
हमने कंप्लीट किया चैप्टर को। वीडियो आपको कैसी लगी आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एज अ गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आप डेफिनेटली फुल मार्क्स लेके आओगे। माई ब्लेसिंग विथ यू।